देखो, आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीजों की बातें होती है वह केवल एक स्टोरी मात्र ही होती है। लेकिन आज जो स्टोरी आप सुनने वाले हैं वह आपको असली सच से रूबरू करवा देगी। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है जो एक ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं और सोचते हैं कि हम वहां पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि पूरी स्कूल में हमारी वाही वाही हो जाए, और मजाक मजाक में ही वह इन चीजों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस चीज के साथ वह मजाक खेल रहे होते हैं वही चीज उनके साथ एक बहुत बड़ा खेल कर देती है। और देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि हमें बिना जाने किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, खास करके अजनबियों की। जैसे हमें अजनबियों से कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए, वैसे ही हमें उनकी बातों पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है 4 दोस्तों की, राज, कबीर, रोहन और गौरव की। ये चारों स्कूल के फ्रेंड थे और बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, और उनकी स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार तो कहीं घूम कर ही आते हैं। और फिर ऐसे ही एक दिन यह सारे आपस में बातें कर रहे थे और कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। और फिर कबीर कहता है कि अब तो छुट्टियां भी पड़ गई, अगर अब कहीं जाने का कोई प्लान नहीं बनाया तो यह छुट्टियां भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगी। फिर इस पर राज कहता है कि नहीं नहीं, हम अपनी यह छुट्टियां बर्बाद नहीं होने देंगे, इस बार तो कहीं दूर ही जाएंगे घूमने के लिए। फिर रोहन कहता है कि दोस्तों, मैंने तो सामान भी पैक करके रखा है अभी से ही, मगर जाए कहां? मैं तो सोच रहा था कि किसी हिल स्टेशन चलते हैं। फिर कबीर कहता है कि अरे हिल स्टेशन नहीं यार, वहां तो हमारे स्कूल के काफी और बच्चे भी गए होंगे, अगर हम भी उनकी तरह ऐसी ही जगहों पर जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इस पर राज कहता है कि मजा क्या कहना चाहता है? फिर कबीर कहता है कि समझ यार, हम लोगों को ऐसी जगह जाना चाहिए जिसके बारे में सुनकर हमारे क्लास के सब बच्चे हैरान रह जाएं और सबको कुछ अलग हटकर सुनने को मिले और हम चारों अपने स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएं। इस पर गौरव कहता है कि हाँ यार, कबीर की बातों में दम तो है, हमें कुछ हटकर करना चाहिए, वरना फिर हम में और स्कूल के बाकी बच्चों में फर्क क्या रह जाएगा। फिर कबीर कहता है कि तो तय रहा, हम चारों दोस्त कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जिसमें हम लोगों को भरपूर एडवेंचर मिले, और हम लोग वहां से आने के बाद अपने स्कूल में अपने ब्रेवरी के गुणगान गाए। इसलिए हम वीडियोस भी बनाएंगे स्कूल में दिखाने के लिए। फिर राज कहता है कि मेरे फूफा जी के गांव चलते हैं, उनके गांव की मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं उनके मुंह से, जैसे कि वहां पर एक खतरनाक तालाब है जहां पर अजीब अजीब सी आवाजें आती है, और वहां पर काफी सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको श्रापित माना जाता है। वहां कोई भी शहरी या बाहरी इंसान जाता है तो वापस नहीं आता, अगर आता है तो बस उसकी लाश आती है। मैं तो बोलता हूं कि दोस्तों वहीं चलते हैं, मजा ही मजा। इससे पहले कि राज कुछ और कह पाता, कबीर उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है कि अबे बेवकूफ, कर दी ना तूने रोहन जैसी बात। अरे इतने खतरनाक गांव में जाकर क्या करेंगे? वहां से तो हम लोग वापस ही नहीं आ पाएंगे। हमें सचमुच में कोई योद्धा नहीं बनना, वरना स्कूल में शहीदों का दर्जा मिल जाएगा। अरे कुछ खतरनाक तो हम किसी नॉर्मल गांव में भी जाकर कर सकते हैं। इस पर राज कहता है कि क्या मतलब? अगर गांव में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो हम लोग क्या बताएंगे सबको, और कैसे सबको बताएंगे कि हमने क्या क्या बहादुरी के काम किए, और फिर कैसे इंप्रेस करेंगे सबको? फिर कबीर कहता है कि अरे किसी नॉर्मल गांव में ही चलते हैं। और फिर कबीर अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि इससे पहले ही रोहन उसकी बात को बीच में ही काटता है और कहता है कि समझ गया आगे कि तू क्या कहना चाह रहा है कबीर। हम किसी नॉर्मल गांव में जाएंगे और वहां जाकर किसी का मर्डर कर देंगे। क्यों हो गए ना इससे हम अपने पूरे स्कूल में पॉपुलर। अरे हर कोई बस हमारे ही बारे में बात करेगा फिर तो। अरे क्या आइडिया है तेरा तो कबीर, मान गए तुझे। इससे पहले कि कबीर रोहन को कुछ कहता कि गौरव बोल पड़ता है और कहता है कि अबे रोहन, तू पागल बागल हो गया है क्या? मर्डर करेंगे? पागल कहीं का।
अरे बेवकूफ, चोरी करने से भी तो बात बन सकती है। हम किसी गांव में जाएंगे और फिर वहां चोरी कर लेंगे या तो डकैती डालेंगे। इतने में भी तो स्कूल में काफी मशहूर हो सकते हैं हम लोग। हर जगह बस हमारी ही चर्चा होगी। ऐसा कहकर गौरव और रोहन हंसने लगते हैं और फिर कबीर दोनों के सर पर मारता है और कहता है कि तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो और कुछ नहीं। यकीन नहीं होता कि मेरी दोस्ती तुम दोनों के साथ है। अरे बेवकूफों, अगर चोरी डकैती और मर्डर करेंगे ना तो स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस के बीच जरूर पॉपुलर हो जाएंगे और फिर पीसना जेल में चक्की, गधे कहीं के। फिर राज कहता है कि अरे छोड़ इनको यार, तुझे तो पता ही है कि ये दोनों कैसे हैं। तू बता कि फिर ऐसा क्या अलग किया जाए जिससे हम स्कूल में सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए। फिर कबीर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, किसी भी गांव में चलते हैं मगर उसको भूतिया हम खुद से बना देंगे। फिर रोहन कहता है कि समझ गया कबीर, सब कुछ समझ गया। हम लोग यहां से कोई भूत पकड़ के लेकर जाएंगे और उसको जाकर उस गांव में छोड़ देंगे। हो गया ना वह गांव भूतिया। फिर गौरव कहता है कि 2-3 भूतों को पकड़ के लेकर जाएंगे, तब जाकर कुछ एडवेंचर होगा। एक भूत से बात नहीं बनेगी। हम 4 हैं तो 4 भूत ठीक रहेंगे। हम 4 हमारे 4 कैसी रही। और मैं एक बाबा को भी जानता हूं जो हमारी इस काम में हेल्प करेगा। फिर कबीर गुस्से से दोनों को घूरता है और कहता है कि तुम दोनों अभी के अभी अपने मुंह पर उंगली रखो, चलो। फिर गौरव और रोहन दोनों डर के मारे अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं और फिर कबीर कहता है कि अरे गधों, हम किसी नॉर्मल गांव में ही जाएंगे और वहां पर वीडियो बनाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हमारे आसपास भूत प्रेतों का साया है। और ये हम लोग खुद से करेंगे, खुद से ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं और हम लोग कैसे उन भूत प्रेतों से लड़कर वहां से अपनी जान पर खेलकर वापस आएंगे। समझ गए ना? फिर राज कहता है कि ब्रिलियंट आइडिया यार कबीर, मगर वह गांव के लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं? इस पर कबीर कहता है कि अरे उन्हें पता ही नहीं लगने देंगे, बस कोई अच्छा सा गांव देखते हैं जहां जाकर हम लोग यह सब कर पाए। फिर रोहन अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाता है और इशारा करता है कि वह कुछ कहना चाहता है। फिर कबीर अपना हाथ अपने सिर पर रखता है और इरिटेट होते हुए कहता है हाँ हाँ बोल ले। फिर रोहन खुश होते हुए कहता है कि यार दोस्तों, मुझे मेरे दादाजी की बहुत याद आ रही है। ऐसा कहकर रोहन इमोशनल हो जाता है और उसको देखकर गौरव भी इमोशनल हो जाता है। फिर कबीर कहता है कि अरे दादा की याद आ रही है तो हम क्या करें? फिर रोहन कहता है कि जब हम सब किसी गांव में जाने का प्लान बना ही रहे हैं तो क्यों ना मेरे दादाजी के गांव ही चले। मैं उनसे मिल भी लूंगा और हम वो वीडियो भी बना लेंगे। फिर राज कहता है कि ठीक ही तो कह रहा है रोहन, हमें तो कोई भी गांव चलेगा, तो इसी के गांव चलते हैं। हमारा काम भी हो जाएगा और यह अपने दादाजी से भी मिलेगा। फिर कबीर भी इस पर मंजूरी देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, इसी के गांव चलते हैं। तो बता रोहन, कहाँ है तेरा गांव? फिर रोहन कहता है कि थैंक यू सो मच दोस्तों, तुम्हारे बच्चे जी। इस पर कबीर भड़कते हुए कहता है कि चल चल अब अपने गांव के बारे में बता। रोहन बताता है कि दोस्तों, मेरा गांव इलाहाबाद में है, मैं तुम लोगों को एड्रेस भेज दूंगा। फिर राज कहता है कि इलाहाबाद, मैं वहां पहले कभी नहीं गया, चलते ही है यार। इस पर कबीर कहता है कि चलो ठीक है, तो हम सब जाएंगे इलाहाबाद। और फिर यह चारों जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं और अपने पेरेंट्स से आज्ञा लेकर इलाहाबाद रोहन के गांव जाने को निकल पड़ते हैं। रोहन का गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली थी और काफी ज्यादा शांति भी थी। वहां आकर उन चारों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मगर कबीर कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जो कि थोड़ी डरावनी सी लगे। फिर गौरव कहता है कि हाँ दोस्तों, तुम लोग अभी इस हरियाली का मजा लो, क्योंकि यह तो बिल्कुल ही स्वर्ग जैसा लग रहा है। इसीलिए इधर अच्छे से समय बिता लो, खास करके तू कबीर, क्योंकि बाद में तो तुझे नर्क ही मिलना है। ऐसा कहकर गौरव जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कबीर एकदम से गाड़ी रोक देता है। और यह देखकर गौरव कहता है कि क्या हुआ कबीर, मेरा जोक तुझे बहुत बुरा लग गया क्या?
अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। फिर कबीर गौरव से कहता है कि अरे तू चुप कर। और वो देखो दोस्तों, कितना काला और डार्क जंगल है। फिर राज इस पर कहता है कि हाँ यार कबीर, यह जंगल तो हमारे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क लग रहा है। मगर तूने गाड़ी यहां क्यों रोक दी? हमें तो रोहन के दादाजी के पास जाना था। फिर कबीर उन सबको बताता है, दोस्तों ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सही है। फिर रोहन कहता है कि हाँ यार कबीर, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे तो वैसे ही बहुत तेज बाथरूम आ रहा है, चलो चलते हैं दोस्तों। फिर कबीर गुस्से से कहता है कि अरे रुक यहीं पर ही। ऐसा कहकर कबीर रोहन को रोकता है और आगे कहता है, अरे मेरा मतलब बाथरूम जाने से नहीं है, मैं कह रहा हूं कि हम जिस काम के लिए यहां आए हैं उसके लिए, मतलब कि अपने बहादुरी के वीडियो बनाने के लिए। और यह जंगल इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देख ये जंगल कितना डरावना और काला है। अगर हम इसके सामने वीडियो बनाएंगे कि इधर कोई आत्मा है और हमने उसका सामना किया, तो सोच हम कितने पॉपुलर हो जाएंगे। अब ऐसा काम करो, गाड़ी में से जितना भी सामान हम लोग वीडियो बनाने के लिए लेकर आए थे वह निकालो। फिर राज कबीर से कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर आत्मा का क्या करे? आत्मा कहां से आएगी यहां? सिर्फ इस जंगल के साथ ही वीडियो बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ और भी तो डरावना दिखाना पड़ेगा। फिर कबीर इस पर कहता है, अरे तो हम इतने सारे लोग हैं, तो यहां तुम तीनों में से बन जाओ कोई भी आत्मा। चलो ये मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम तीनों में से कौन बनेगा आत्मा। चलो आपस में डिसाइड कर लो, जाओ ऐश करो। फिर राज इस पर थोड़ा इतराते हुए कहता है, ओ कबीर, तूने क्या मुझे इन दोनों जैसा समझ रखा है? तू भी तो बन सकता है आत्मा या भूत, हम तीनों में से ही कोई क्यों बने? सब समझ में आ रहा है मुझे कि तू चाह रहा है कि तू ही हीरो बने और हम बस ये आत्माएं चुड़ैल बने और कैमरा पकड़े और तुझे रिकॉर्ड करे। बस ऐसा नहीं होगा, हमको भी हीरो बनना है। फिर कबीर कहता है, अरे तुम लोग क्या हीरो बनोगे? अपनी शक्लें देखी है कभी आईने में? कहां मैं एक योद्धा जैसा लगता हूं? मेरी बॉडी देखी है तुमने? अच्छे अच्छे हीरो को फैल करता हूं मैं, और तुम लोग कहां दमे के मरीज लगते हो। आए है बड़े ना, हीरो बनना है इनको। फिर राज गुस्से से कहता है, क्या कहा दमे के मरीज? हम तुझे दमे के मरीज लगते हैं? फिर रोहन इस पर कहता है, लेकिन कबीर मुझे तो हल्की खांसी है, दमा नहीं है। फिर चारों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि कौन आत्मा बनेगा। और ये सब ऐसे लड़ ही रहे होते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है और कहती है, आप सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं साहब, क्या हुआ है? उस लड़की को देखकर राज और कबीर उस पर मोहित हो जाते हैं और उसको देखते ही रह जाते हैं। फिर कबीर कहता है कि कुछ नहीं मैडम, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। और कबीर थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। और फिर रोहन कहता है, हाँ हमें ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं लड़ने के बेमतलब में। फिर वो लड़की बोलती है, अगर कोई बात है तो हमें बताइए। फिर गौरव कहता है, दोस्तों हमें भी तो किसी की जरूरत थी अपने वीडियो के लिए, तो इसी को ले लेते हैं ना। फिर राज इस पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, अरे तू भी क्या कहता है गौरव? ये मोहतरमा कहां से तुझे चुड़ैल जैसी लगती है? ये तो कोई हीरोइन लगती है, इनको हम चुड़ैल का रोल कैसे दे सकते हैं? आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा मैडम, मगर जब मैं फ्यूचर में अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा ना, तब आपको ही हीरोइन रखूंगा। फिर वो लड़की इस पर कहती है, क्या बात कर रहे हैं आप? वैसे आप किस तरह का वीडियो बना रहे हो? फिर राज कहता है, वो हम एक हॉरर वीडियो बना रहे हैं जिसके लिए हमें किसी की जरूरत थी, मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों में से ही कोई ये काम कर लेगा और क्या। मगर वो लड़की कहती हैं कि अरे वाह, हमको तो हमेशा से ही हॉरर वीडियोस में काम करना था साहब। अरे सुनिए ना, हमको भी इस वीडियो में ले लीजिए ना, हम कोई भी रोल करने को तैयार हैं। और फिर कबीर कहता है, चलिए अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो हम आपको अपने वीडियो में ले लेते हैं। फिर गौरव कहता है, मगर किस रोल में? फिर राज कहता है कि अब यहां कोई कॉमेडी फिल्म तो बन नहीं रही, डरावनी फिल्म बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि चुड़ैल के ही रोल में ही लेंगे अब इसको। फिर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, वैसे मैं एक निर्देशक भी रह चुकी हूं,
जब हमारे गांव में कोई नाटक होता है ना, तो उसकी कहानी लिखती थी और उसकी निर्देशक बनती थी। क्या मैं आपके वीडियो में निर्देशक बन सकती हूं? फिर कबीर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी हमें इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, मगर आप तो यहीं की हो, आपको तो सब पता होगा यहाँ के बारे में और ऐसी जगहों के बारे में जहां हम शूट कर पाए। फिर वह लड़की कहती है, हाँ साहिब, मैं सब जानती हूँ इस गांव के बारे में, और जैसा कि आपने बताया कि आपको कोई डरावना वीडियो बनाना है, तो हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जो कि आपके वीडियो के लिए सबसे अच्छी रहेगी। ओ का कहते हैं आप शहरी लोग, हाँ बेस्ट रहेगी, आप फिक्र न करो, हम आपका वीडियो बहुत गजब का बनवाएंगे। मगर कबीर इस पर कहता है कि वो सब तो ठीक है, मगर हमें किसी भी असली भूतिया जगह पर नहीं जाना है। हमें तो बस आप ऐसी जगह के बारे में बताना जो सिर्फ दिखती डरावनी हो, मगर उधर कोई भी भूतिया एक्टिविटी नहीं हुई हो आज तक। मगर आप ऐसा मत सोचना कि मुझे डर लगता है इन भूत प्रेत से। अरे वो तो दरअसल मैं अपने इन तीनों दोस्तों के लिए कह रहा था। इनको बहुत डर लगता है ना इन सब से, इसीलिए अगर ये तीनों ऐसी किसी जगह पर जाएंगे ना, तो इतने डर जाएंगे कि शायद नर्कवासी ही हो जाएं। फिर राज इस पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है कबीर तू? मगर फिर वो लड़की कहती है, आप फिक्र मत कीजिए साहिब, मैं तो बस आपको कुछ ऐसी डरावनी जगह पर लेकर जाऊंगी जो कि सिर्फ दिखने में डरावनी है और जिधर आप वीडियो बना सको। वो बस एक पुरानी जगह है और बस लगती डरावनी है, बाकी उसमें कोई भूत प्रेत का साया नहीं है साहिब। फिर रोहन कहता है, हम कैसे मान ले कि वो जगह जहां तुम हमें लेकर जाओगी वह असली भूतिया जगह नहीं होगी? तुम हमसे झूठ भी तो कह सकती हो। अब तुम्हारे सर पर थोड़ी लिखा है कि तुम हरीश चंद्र की औलाद हो। मगर कबीर इस पर रोहन को डांटते हुए कहता है, अरे ये तू कैसे बात कर रहा है इनसे रोहन? तू इन पर शक कर रहा है? अरे इससे ज्यादा ऑनेस्ट इंसान तुझे इस पूरी दुनिया में दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, समझा? चल माफी मांग इनसे। मगर फिर रोहन कहता है, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो किस बात की माफी मांगू मैं? और अब तू इस अभी आई हुई लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है तेरी कबीर। मगर इस पर कबीर रोहन को गुस्से से घूरता है और कहता है, मैंने क्या कहा? माफी मांग अभी के अभी इनसे। फिर रोहन भी थोड़ा गुस्से से और चिढ़ते हुए उस लड़की को कहता है, सॉरी आलू कचौरी। और यह सुनकर कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से से कहता है, रोहन तू। मगर वो लड़की कबीर को शांत करवाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी वो डरावनी वीडियो इतने अच्छे से बनवाऊंगी कि आपके दोस्त मुझसे खुश हो जाएंगे और फिर वो मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे। और इस पर राज दबी आवाज में धीरे से कहता है, हम तो पहले से ही खुश हैं। फिर रोहन राज से कहता है, क्या? अरे जोर से बोलना। फिर राज थोड़ा हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, बस मेरा तो अब यही बसने का मन कर रहा है। और फिर कबीर कहता है, और मेरा भी। फिर गौरव कहता है, मगर मुझे तो घर की याद आ रही है। चलो ना दोस्तों, ये वीडियो सब जल्दी करो, फिर वापस से घर ही चलते हैं। फिर कबीर कहता है, अबे गौरव, तुझे घर जाने की पड़ी है और मैं यहाँ अपना घर बसाने की सोच रहा हूँ। और फिर राज कहता है, और मैं भी। फिर रोहन कहता है, यह सब छोड़ो, चलो जल्दी जल्दी से काम पूरा करो ताकि हम दादाजी से मिलने जाएं। फिर कबीर उस लड़की से पूछता है, अरे आपने अपना शुभ नाम तो बताया ही नहीं। फिर राज भी बड़े ही आशिकाना अंदाज में उस लड़की से पूछता है, हाँ जी, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वैसे मेरा नाम राज है। और फिर कबीर कहता है, और मेरा नाम कबीर है जी, और इन दोनों के नाम, इसका रोहन है। फिर कबीर गौरव पर हाथ रखता है और कहता है, और इसका नाम गौरव है। चलो यह तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, अब आपकी बारी। आपका नाम क्या है? फिर वो लड़की इस पर बहुत ही अजीब आवाज में कहती है, मेरा नाम सर्वनाशनी है। और यह सुनकर वह चारों थोड़े डर जाते हैं। मगर कबीर झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, जी ये क्या कहा आपने सर? क्या? फिर वो लड़की दोबारा कहती है, जी मुझे पता है कि मेरा नाम थोड़ा अजीब है, मगर गांव वालों ने ही मेरा यह नाम रखा है।
सर्वनाशनी फिर गौरव इस पर कहता है, पूरे गांव ने तुम्हारा नाम रखा है, क्यों तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखने पर अपने हाथ खड़े कर दिए थे क्या? फिर वो लड़की कहती है, जी वो वैसे तो मेरा नाम सावित्री था, मगर गांव वालों ने मेरा नाम बदलकर सर्वनाशनी रख दिया। क्यों, क्या हुआ? आपको मेरा यह नाम पसंद नहीं आया क्या? फिर रोहन झट से कह देता है, नहीं पसंद आया। फिर कबीर और राज उसको इस पर डांटते हैं और फिर राज कहता है, अरे तुझे क्या पता है इन नामों की अहमियत के बारे में? पूरे गांव ने मिलकर इनका यह नाम रखा है, तो सोच कि यह इस गांव के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तू ज्यादा मत बोल। और फिर राज मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखता है और कहता है, इसकी बात का बुरा मत मानना, यह तो है ही थोड़ा बेअकल। दरअसल इसके बचपन में ना इसके सर पर चोट आ गई थी, इसलिए यह ऐसा है। इस पर रोहन बहुत ही हैरानी से कहता है, तुम लोगों को कैसे पता चला इस बारे में? मैंने तो यह बात तुम सबसे छुपाई थी। फिर राज कहता है, चुप कर तू। और फिर राज दोबारा से उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, आपका नाम बहुत ही अच्छा है। आपके नाम से ऐसा लगता है जैसे कि कोई बड़ी ही उच्च कोटि की संस्कारी और गुणी कन्या हो। फिर रोहन भी बड़बड़ाते हुए कहता है, गुणी कन्या, माई फुट, मुझे तो इसका किसी राक्षसनी का नाम ज्यादा लगता है। फिर राज इस पर रोहन से पूछता है, तूने कुछ कहा क्या? फिर रोहन नामे अपना सुर हिला देता है। फिर कबीर कहता है, अरे ये सब छोड़ो, आप बताइए सर्वनाशिनी जी, क्योंकि आप ही हमारे वीडियो की निर्देशक भी हैं, इसलिए आप बताइए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए अपने वीडियो में जिससे हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा रियल लगे। दरअसल हमें ये वीडियो अपने स्कूल में दिखाना है ताकि पूरे स्कूल के लोगों को लगे कि हम कितने बहादुर हैं जो इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, और हम पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाए, पूरे स्कूल में बस हमारी ही चर्चा हो। तो आप समझ गई ना कि क्या करना है? फिर वो लड़की सर्वनाशिनी कबीर को बहुत ही अजीब तरीके से घूरते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई हूं कि मुझे क्या करना है। और यह देखकर कबीर थोड़ा डर जाता है और फिर रोहन कहता है, बस वीडियो बनवाना है जी, मौत के घाट नहीं उतरना है जो आप ऐसा रिएक्शन दे रहे हो। फिर वो लड़की रोहन की यह बात सुनकर थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और कहती हैं, अच्छा तो चलिए अब वीडियो बनाना शुरू करते हैं। पहले आप ऐसा काम कीजिए कि ये जो जंगल है इसको अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि यह जंगल बहुत ही डरावना लग रहा है ना। फिर गौरव उस लड़की के कहने के अनुसार ही सबसे पहले जंगल की रिकॉर्डिंग करने लग जाता है, और ऐसे ही रिकॉर्ड करते करते वह पांचों ही जंगल के अंदर आ जाते हैं। और फिर वह लड़की कहती है, बाबूजी मैं आपको एक कुआं दिखाती हूँ, यह कुआं भी इस जंगल के अंदर ही है और वह कुआं भी काफी डरावना है। फिर कबीर कहता है, जैसा तुम कहो। और फिर वह लड़की उन सबको उस कुएं के पास लेकर जाती है। वह कुआं थोड़ा अजीब तो था और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था। और फिर गौरव कहता है कि इस कुएं के अंदर से भी कोई पानी भरने आता है क्या, वह भी इस जंगल में? फिर रोहन कहता है, आता ही होगा कोई पानी भरने, देखना इसके अंदर कितना थोड़ा सा पानी रह गया है। फिर कबीर कहता है कि जंगल के अंदर कुआं थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह लड़की कहती है, अरे बाबूजी, अजीब हो चाहे जो भी हो, आपके लिए तो अच्छा ही है ना। अब चलिए हम आपको बताते हैं आपको आगे क्या करना है। अब आप लोग ऐसा करना कि आप अपनी वीडियो में ऐसा बताना कि यह जो कुआं है वह एक श्रापित कुआं है, इधर एक लड़की ने कूदकर जान दे दी थी, इसीलिए अब इस कुएं से पूरे गांव के लोग बहुत डरते हैं और कोई भी इस कुएं के आसपास भी नहीं जाता। मगर आप लोग बहुत ही ज्यादा निडर होकर यहां रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिना किसी से डरे, और यहां तक कि आप इस कुएं का पानी भी पीकर दिखाओगे, और फिर आपके पानी पीने के बाद यहां से एक खतरनाक चुड़ैल आपके पीछे पड़ जाएगी जो कि पूरे गांव को तंग करेगी। बताइए कैसा लगा? फिर कबीर कहता है, अरे वाह बहुत अच्छा, अब तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मगर रोहन इस पर डिसएग्री होते हुए कहता है, क्या बहुत अच्छा? ये कुएं का पानी पता नहीं कैसा होगा, अगर यह जहरीला हुआ तो? मगर फिर वो लड़की रोहन से कहती है, अरे नहीं बाबूजी, ये जहरीला पानी नहीं है। फिर रोहन इस पर भड़कते हुए उस लड़की से कहता है,
पहले तो आप हमें ये बाबूजी बोलना बंद करो। हम क्या आपको इतने उम्र के दिख रहे हैं जो आप हमें बाबूजी बोल रहे हो? और हाँ, ये बाबूजी बाबूजी अब कोई नहीं बोलता गांव में, और इस हिसाब से तो हमें भी आपको माताजी बोलना चाहिए। फिर कबीर रोहन पर फिर से भड़क जाता है और कहता है, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना रोहन की तू इनके साथ बदतमीजी मत किया कर, कितनी बार सिखाना पड़ेगा तुझे। मगर रोहन भी इस पर कबीर का जवाब देते हुए कहता है, वह जो भी हो, मगर मैं इस गंदे कुएं का पानी नहीं पीने वाला। फिर गौरव भी इसमें रोहन का साथ देते हुए कहता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट रोहन। और कबीर, मुझे भी थोड़ी घिन सी तो आ रही है इस कुएं का पानी पीने में। देखना यार कितना गंदा कुआं है, लगता नहीं कि कोई पानी भरता भी होगा इस कुएं में से यहां गांव में। मगर राज भी इस पर कबीर का साथ देते हुए कहता है, ये पानी बिल्कुल ठीक है, हम उसको पीकर ही वीडियो बनाएंगे जैसा कि इन सर्वनाशनी ने कहा। फिर गौरव कहता है, अरे मगर। फिर रोहन इस पर गौरव की बात काट देता है और उसको कहता है, रहने दे गौरव, ये हमारी नहीं सुनेंगे। इस अजीब सी लड़की के कहने पर तो ये इस कुएं का तो क्या, संडास का भी पानी पीते हुए वीडियो बनाएंगे। और रोहन की यह बात सुनकर कबीर बहुत ही भड़कते हुए कहता है, क्या कहा रे तूने? फिर राज कहता है, छोड़ इनको यार कबीर, हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो सर्वनाशनी जी, हमें आगे क्या करना है? फिर वो लड़की इस पर कहती है, आपके कान में क्या सीमेंट घुला हुआ है? बताया तो था। ये सुनकर रोहन राज का मजाक बनाते हुए कहता है, करवाली। और फिर गौरव भी हंसने लगता है। फिर कबीर कहता है, ओके, तो अब हम वीडियो बनाएंगे इस कुएं का पानी पीते हुए। मगर रोहन अभी भी ये करने से मना करता है और कहता है, चाहे जो भी हो जाए मैं यह नहीं करूंगा। मैं इस गंदे कुएं का पानी हरगिज नहीं पीऊंगा और ना ही इस लड़की की बात मानूंगा। यह वीडियो बनाने का प्लान जब हम चारों का था तो वीडियो में क्या करना है वह भी हम चारों ही डिसाइड करेंगे, ना कि कोई तीसरा, मतलब कि पांचवा। मगर फिर कबीर कहता है, मगर वही होगा जो यह लड़की कहेगी, और अगर तुझे इस वीडियो का हिस्सा बनना है तो तुझे भी ये करना पड़ेगा। मगर फिर रोहन गुस्से से कहता है कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं इस वीडियो का हिस्सा नहीं बनूंगा। और रोहन की यह बात सुनकर गौरव भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ मैं भी, मुझे भी नहीं बनना इस वीडियो का हिस्सा। मैं और रोहन कुछ और देख लेंगे अपना, तुम दोनों ही तलवे चाटो इसके। फिर राज कहता है, इतनी सी बात को तुम लोग राई का पहाड़ बना रहे हो। फिर कबीर राज से कहता है, अगर इनको वीडियो का हिस्सा नहीं बनना है तो ठीक है, हम दोनों ही बना लेंगे ये वीडियो, जाने दो इन दोनों को। ऐसा कहने के बाद राज और कबीर वीडियो बनाना शुरू करते हैं और रोहन और गौरव वहां से गुस्से से चले जाते हैं और वह लड़की उनको इंस्ट्रक्शन देती है। फिर पहले कबीर वीडियो कैमरा पकड़ता है और राज को रिकॉर्ड करता है। फिर राज कैमरा चालू होने पर कहता है, तो देखिए दोस्तों, यह कुआं कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। मैंने सुना है कि यह कुआं एक श्रापित कुआं है। देखिए, आप लोग मेरे आसपास कोई भी गांव वाला इस कुएं के आसपास भी नहीं भटक रहा। दरअसल एक लड़की ने बहुत समय पहले इस कुएं के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी थी, इसीलिए अब यह एक श्रापित कुआं बन चुका है। और इस कुएं का इतना ज्यादा खौफ है इस गांव में कि कोई भी गांव वाला इस कुएं को अगर गलती से देख भी ले तो उसको वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। मगर आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा निडर हूं, इसलिए मैं सही सलामत इस कुएं के पास खड़ा हूं और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। और यहां पर मेरे साथ मेरा दोस्त कबीर भी है, जिसको भी डर छू तक नहीं पा रहा। फिर इसके बाद कबीर कैमरा बंद कर देता है। फिर ये दोनों कुएं में से पानी निकालने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं, मगर फिर वो लड़की अचानक से उनको एक बाल्टी देती है और कहती है, ये लीजिए, आप इससे पानी पीजिए इस कुएं से। मगर इस पर कबीर बहुत हैरानी से कहता है कि वह सब तो ठीक है, मगर हम इस बाल्टी से कैसे पानी पिएंगे? फिर वह लड़की कहती है, जाहिर सी बात है, साहब की मुंह से ही पिएंगे, कान से तो पानी पीते नहीं है ना? और यह सुनकर राज दबी हंसी हंसने लगता है और कबीर भी थोड़ा शर्मिंदगी होते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी बाल्टी से पानी पीने में दिक्कत नहीं होगी। हम क्यों ना ऐसा काम करें कि जो हम पानी साथ लेकर आए हैं
वही वीडियो में पी ले। किसी को क्या ही पता लगेगा कि यह इस कुएं का पानी है कि हमारे घर का। मगर फिर वह लड़की इस पर मना करते हुए कहती है, नहीं साहब नहीं, ऐसा करेंगे तो वीडियो नहीं चलेगा। अरे अगर आपको वीडियो बनाना है तो सही से बनाइए ना। जब आप इस कुएं से पानी पीते हुए सबको दिखाओगे ना तो देखना आप लोग तो छा जाओगे हर जगह। और बात रही बाल्टी की, तो कुछ पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। फिर राज भी इस पर अग्री होते हुए कहता है, ठीक ही तो कह रही है सर्वनाशनी जी। अरे यार कबीर, तू ज्यादा मत सोच और बस वीडियो बना। चल पहले मैं इस कुएं से पानी पीते हुए शूट करूंगा, फिर बाद में तू कर लेना, ठीक है। और फिर राज उस लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, मैंने सही कहा ना सर्वनाशनी जी? फिर इस पर वो लड़की राज से कहती है, बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहती हूं कि अपने सारे दोस्तों में सबसे ज्यादा आप ही समझदार हो। और यह सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है और फिर कबीर भी इसके लिए मान जाता है। फिर वह लड़की सर्वनाशनी ही कैमरा पकड़ लेती है और राज और कबीर को रिकॉर्ड करती है। और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू होने पर सबसे पहले राज कहता है कि तो देखिए दोस्तों, हमें बाल्टी भी मिल गई है और अब हम इस कुएं में से पानी निकाल कर पीने वाले हैं, वह भी आप सबके सामने। और फिर राज बाल्टी की सहायता से कुएं के अंदर से पानी निकलता है और कैमरे के आगे उसको पीकर भी दिखाता है। और फिर वह थोड़ा सा मुंह बना लेता है क्योंकि पानी थोड़ा अजीब सा लग रहा था पीने में। मगर फिर वह कैमरे के आगे अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, तो देखा आपने दोस्तों, मैंने इतने खतरनाक कुएं का पानी पीकर दिखा दिया। अब मेरा दोस्त कबीर ये काम करके दिखाएगा। आखिर मेरा दोस्त है, होगा तो मेरे जैसा बहादुर ही ना। चलो कबीर, अब तुम ये करके दिखाओ सबको। फिर जैसे ही कबीर भी वह पानी पीने वाला होता है कि तभी रोहन और गौरव की तरफ देखता है, जो कि उन्हें पेड़ के पीछे से छुप कर देख रहे थे और उनको चुपके से कुएं का पानी पीने से मना कर रहे थे। और डर दोनों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और यह देखकर कबीर थोड़ा रुक जाता है। मगर फिर वो लड़की कहती है, अरे आपकी बारी, चलिए शुरू कीजिए ना। मगर उनको ऐसे देखकर कबीर कहता है, रुको मैं अभी आता हूं, मुझे जरा वॉशरूम जाना है, मैं बस 2 मिनट में आता हूं। और यह कहकर कबीर रोहन और गौरव के पास चुपके से जाता है और इनसे पूछता है कि आखिर उनको क्या हुआ और वह इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हैं। और फिर रोहन और गौरव कबीर से कहते हैं, भागो यहां से, वरना हम सब मारे जाएंगे। और उनकी यह बात सुनकर कबीर बहुत डर जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर हम क्यों भागे और हुआ क्या है। मगर गौरव फिर से जोर डालते हुए कहता है, वह हम बाद में बताएंगे, पहले सब भागो यहाँ से और राज को भी चुपके से किसी बहाने से यहाँ बुला लें और फिर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। मगर कबीर कहता है, नहीं, पहले बताओ कि क्या बात है। और वैसे भी तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ हो, ज़रूर से किसी ने कुछ झूठ कह दिया होगा तुम दोनों को डराने के लिए और तुम दोनों उसकी बातों में आ गए होंगे। और यह तो मैं समझ गया कि तुम दोनों ये अजीब सी बातें इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम दोनों को उस लड़की का हमारे साथ वीडियो में काम करना पसंद नहीं है ना यही बात? फिर रोहन कहता है, ऐसा नहीं है यार, तू पहले यहां से। मगर कबीर अड़ जाता है और कहता है, मैं नहीं जाने वाला, चाहे तुम कुछ भी करो। फिर रोहन कबीर को गुस्से से एक तमाचा मारता है और कहता है, जाकर राज को यहां लेकर आ और चल यहां से चुपचाप। रोहन का यह रूप देखकर गौरव भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर कबीर की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वह भागकर राज के पास जाता है और उसको कहता है कि अरे यार राज, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमें जल्दी से गाड़ी के पास वापस जाना पड़ेगा। फिर राज इस पर कबीर से कहता है कि तू बीच शूट में यहां से मुझे ले जाने की सोच रहा है, आखिर हुआ क्या? फिर कबीर राज को झूठ कहते हुए कहता है, वो दरअसल मेरा 5 मिनट बाद पेट दर्द होने वाला है, इसलिए इससे पहले कि पेट दर्द हो मुझे उसकी दवाई लेनी है और मैं दवाई अपने घर से ही साथ लेकर निकला हूं, तो चलना मेरे साथ मेरी दवाई लेने के लिए गाड़ी में। फिर राज इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे कैसे पता कि 5 मिनट बाद तेरा पेट दर्द शुरू हो जाएगा? तभी कह रहा था कि रोहन और गौरव के साथ ज्यादा समय मत बिताया कर।
फिर कबीर इस पर राज को कहता है कि अरे यार, मैं सच बोल रहा हूँ। वह दरअसल रोज मेरा इसी टाइम पर पेट दर्द शुरू हो जाता है ना, इसलिए मैं अब पेट दर्द शुरू होने से पहले ही इसकी दवाई ले लेता हूँ ताकि मुझे पेट दर्द ना हो। फिर राज कहता है कि ऐसा काम कर कि तू जाकर दवाई खाकर आ और मैं यही रहता हूँ। मगर कबीर इस पर राज के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि अरे चलना यार, तू किसी काम का है कि नहीं है? यहाँ तेरे दोस्त को तेरी इतनी जरूरत है और तू है कि बहाने बना रहा है। फिर राज इस पर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि अरे तुझे मेरी क्या जरूरत है दवाई खाने में? तू क्या कोई छोटा बच्चा है जो मुझे तेरे मुंह में दवाई डालनी पड़ेगी? जा जाकर खाकर आ जा, मैं यही तेरा इंतजार करता हूँ सर्वनाशनी जी के साथ। और फिर वह लड़की भी कहती है कि अरे साहब, छोटा सा शॉट है, बस पानी ही तो पीना है, करके फिर जाएगा। मगर कबीर राज से कहता है कि यार मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, मैं रास्ता भूल गया हूं, तू मुझे छोड़कर आना, चाहे तो तू मुझे वहां पर दवाई देकर वापस से आ जाना, मगर अभी चल। फिर राज भी समझ जाता है कि जरूर से कोई बात है जो कबीर ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसीलिए वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कबीर से कहता है कि चल ठीक है, चलता हूं मैं तेरे साथ बस। और फिर कबीर और राज वहां से जाने लगते हैं। और फिर आधा रास्ता आने के बाद राज कबीर से पूछता है कि क्या हुआ, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? मगर कबीर राज से कहता है कि तू पहले बाहर चल, फिर बताता हूं। रोहन और गौरव भी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जब वह दोनों बाहर पहुंचते हैं तो रोहन और गौरव उनका वहां पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उनके साथ एक और आदमी भी होता है जो उस गांव का लग रहा था। और वह दोनों भागते भागते उन दोनों के पास पहुंचते हैं। और फिर हांफते हुए कबीर गौरव से कहता है कि ये लो भाग आए हम दोनों उस जंगल में से, मगर अब ये बताओ कि बात क्या हुई थी और ये आदमी कौन है तुम दोनों के साथ? फिर राज कहता है कि यार ये सब क्या हो रहा है? फिर वह आदमी जो रोहन और गौरव साथ खड़ा था वह उनसे कहता है अच्छा तो तुम दोनों हो, सुनो, उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया ना? फिर राज इस पर थोड़े गुस्से से उस आदमी से कहता है कि अरे तुम हो कौन? फिर रोहन उनको बताता है कि अरे यार, ये वही आदमी है जिसने हमें उस लड़की के बारे में और इस जंगल के बारे में बताया था। दरअसल जब हम दोनों तुमसे गुस्सा होकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे तब हमें यह आदमी मिला और मुझे और गौरव को जंगल में से निकलता देख बहुत हैरान रह गया और हमसे पूछने लगा कि हम दोनों इस भयानक जंगल के अंदर क्या करने गए थे। तब मैंने इन्हें उस लड़की के बारे में बताया जो हमें स्टार्टिंग में मिली थी और वहीं हमें जंगल के अंदर लेकर गई थी। और ये सब सुनकर ये आदमी बहुत डर गया। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, वह इतना डरा हुआ सा क्यों लग रहा है? फिर इन्होंने हमें बताया कि जो लड़की हमें पहले मिली थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जिसने इस पूरे गांव को बहुत समय पहले बहुत ज्यादा तंग किया था। मैं इनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया, बस इन्होंने मुझे यह कहा कि तुम दोनों की जान खतरे में है उस लड़की के साथ। और यह सुनते ही मैं बहुत ज्यादा डर गया और हम दोनों तुम्हें लेने के लिए वापस से जंगल में गए। फिर कबीर उस आदमी से कहता है क्या चचा, क्यों तुम हमारे दोस्तों को बेवकूफ बना रहे हो? फिर वह आदमी बहुत ही गुस्से से कहता है मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं समझे लड़के, तुम बस ये बताओ कि उस आत्मा ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? फिर कबीर इस पर थोड़ा डरते हुए कहता है कि नहीं, उन्होंने हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वह तो हमारी वीडियो बनाने में मदद कर रही थी। फिर उस आदमी ने कहा कि वीडियो बनाने में मदद? कैसे मदद की थी उन्होंने तुम्हारी? फिर कबीर ने उन्हें बताया कि बस उसने हमें जंगल की रिकॉर्डिंग करने को कहा और ऐसे ही वो हमें जंगल के अंदर ले आई और वहां उसने हमें एक कुआं दिखाया और कहा कि ये बहुत पुराना कुआं है और यह कुआं हमारे वीडियो के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर हम यह कहानी बनाए कि यह एक श्रापित कुआं है और इस कुएं के अंदर एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी, जिस वजह से उस कुएं के आसपास कोई भी नहीं आता और ना ही इस कुएं का पानी पीता है,
तो क्यों ना हम लोग इस कुएं के अंदर का पानी पीकर वीडियो में दिखाएं, जिससे हमें लोग बहुत बहादुर कहे और हमारा यह वीडियो सबको बहुत पसंद आए। बस इतना ही। फिर वो आदमी उनसे बहुत हड़बड़ी में पूछता है कि क्या नाम बताया था उसने तुम्हें अपना। फिर कबीर और रोहन एक साथ उसका नाम लेते हुए और शर्माते हुए कहते हैं, सर्वनाशनी। फिर वो आदमी उन्हें गुस्से से कहता है, अरे बेवकूफों, वह कोई कहानी नहीं सुना रही थी, वह तो तुम्हें अपनी कहानी सुना रही थी, क्योंकि यह सब असल में हो चुका है। वह लड़की जो तुम्हें यहां मिली थी और तुम्हें यह सब बात बता रही थी, वह असल में ऐसा कर चुकी है। और वो एक चुड़ैल है, उसकी वजह से हमारे गांव में भूखमरी फैल गई थी। और यह सुनकर गौरव कहता है, क्यों वो बहुत खाती थी क्या? फिर वो आदमी इस पर गौरव से कहता है, अबे इसलिए नहीं, बल्कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने स्वार्थ में पूरे गांव की बैंड बजा दी थी। फिर यह सुनकर कबीर बहुत हैरानी से कहता है, क्या मतलब आपका? फिर वो आदमी आगे बताता है कि ये कुछ 20 साल पहले की बात है, जब यह सब हुआ था। हमारे गांव की एक सीधी सादी लड़की जिसका नाम सावित्री था, एक दिन सावित्री की शादी एक जमींदार के बेटे से तय हो गई। मगर जब शादी का दिन आया तो उसकी शादी में बहुत रुकावट आने लगी और उसकी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन सावित्री को पता चला कि इन सब के पीछे उसकी एक दोस्त का ही हाथ था। दरअसल सावित्री की दोस्त को उसके बड़े घर में शादी होने से उससे ईर्ष्या हो रही थी, जिस वजह से उसने उसके ऊपर काला जादू और तंत्र मंत्र जैसी चीजें करवा दी। और जैसे ही इस बारे में सावित्री को पता चला, वो उसके पास गई और इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, राज बोल पड़ता है, उसने उसको मार डाला। फिर कबीर कहता है, मुझे लग रहा है कि पक्का से उसने उसको इस कुएं में फेंक दिया होगा। फिर वो आदमी कहता है, अरे नहीं वो तो। और फिर से उस आदमी को इंटरप्ट करते हुए इस बात रोहन कहता है, नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जरूर से सावित्री ही अपनी दोस्त को लेकर इस कुएं में कूद गई होगी। ये सब सुनकर वो गांव वाला आदमी गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है, तुम ही लोग बता दो, मैं जा रहा हूं। मगर फिर सब उसको रोकते हैं और कबीर कहता है, माफ कर दीजिए, अब कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, आप बोलो और तुम सब अपने मुंह पर उंगली रखो, चलो। और यह सुनकर सब अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं। फिर वो आदमी आगे बताता है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? फिर कबीर कहता है, जी जी, आप आगे बताइए। फिर वो आदमी आगे बताता है, अरे उल्लुओं, सावित्री ने उसको मारा नहीं बल्कि उसको गले से लगा लिया, क्योंकि सावित्री खुद भी शादी नहीं करना चाहती थी, तो जाने अनजाने में उसकी दोस्त ने सावित्री की मदद ही की थी। अब सावित्री तो बच गई थी, मगर हम सब गांव वाले फंसने वाले थे, क्योंकि वहां से सावित्री को अपनी दोस्त के द्वारा काले जादू और इन तंत्र मंत्र के बारे में पता चला, और वह भी अब इनमें रुचि रखने लग जाती है और किसी बाबा द्वारा इन चीजों के बारे में सीखने लगती है। अब वो इन सब के लिए इतना पागल हो चुकी थी कि वो फिर गलत चीजें भी सीखने लगी, जैसे कि मारण क्रिया। और जब उसने यह पहली बार सीखा तो उसने वह क्रिया और किसी पर नहीं बल्कि अपनी उसी दोस्त पर ट्राई की जो उसको इन सब में लेकर आई थी, यानी कि उसकी वही दोस्त जिसने इन क्रियाओं द्वारा सावित्री की शादी तुड़वा दी थी। और सावित्री ने अपना पहला शिकार उसको ही बनाया था। फिर वो तो चल बसी, मगर हम सब गांव वाले फंस गए। उसने जेल जाने के डर से पूरे गांव को ही खत्म करने का सोचा कि ना हम बचेंगे और ना ही उसके किए के बारे में किसी को पता चलेगा, क्योंकि उसको अब अपने ऊपर घमंड होने लगा था। और फिर उसने हम सब गांव वालों का ही जीना हराम कर दिया। हमारे गांव में उस समय बस ये एक ही कुआं था जिससे पूरा गांव पानी पीता और खाना बनाता, और उसने इसी कुएं के पानी में ऐसा टोना किया कि जो भी इस कुएं का पानी पीता वो धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगता और कमजोर होने लगता। अब इन्हीं सब की वजह से काफी गांव वालों को अस्पताल जाना पड़ा और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से पूरे गांव को किसकी नजर लग गई। फिर जिस बाबा से सावित्री यह क्रिया सीख रही थी, उसने बताया कि यह सब सावित्री का किया हुआ है, क्योंकि अब सावित्री की वजह से वो बाबा भी बहुत परेशान हो रहा था और सावित्री खुद दूसरे गांव से पानी लेकर पी रही थी।
मगर हम गांव वालों को तो पता ही नहीं था कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह उस कुएं के पानी की वजह से हो रहा था। और फिर जब सावित्री को सब पकड़ने के लिए उसके पास गए तो वह भागकर यहाँ आ गई, और जब हमने उसे जेल में भेजने के लिए पकड़ने को किया तो उसने उस कुएं के ही अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। उसके जाने के बाद हमें लगा कि सब ठीक हो चुका है, मगर ऐसा नहीं हुआ। गांव के लोग अभी भी इन बीमारियों और हो रही कमजोरी से परेशान थे, क्योंकि उसकी आत्मा अभी थी हम गांव वालों को परेशान कर रही थी। पूरा गांव उससे बहुत परेशान हो गया था और हम सब ने एक दिन मिलकर उसका नाम सावित्री से हटाकर सर्वनाशिनी रख दिया। फिर राज गौरव को धीरे से कहता है, लो, इतनी परेशानी में भी नाम रख रहे हैं। और यह सुनकर वो आदमी कहता है, क्या कुछ कहा क्या? फिर राज इस पर कहता है, नहीं नहीं, आप आगे बताएंगे ना कि फिर आप सबको उस सावित्री सर्वनाशिनी की आत्मा से आखिर छुटकारा कैसे मिला। और फिर वो आदमी आगे बताता है, एक दिन हमारे ही किसी गांव के व्यक्ति ने एक सिद्ध पंडित को हमारे गांव में बुलाया और उनकी सहायता से हमने सर्वनाशिनी से छुटकारा पाया, और उस पंडित ने सावित्री की आत्मा को उस कुएं से ही बांध दिया और सबको कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर इस जंगल में अब कोई भी नहीं जाएगा। फिर कबीर कहता है, फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी कहता है, होना क्या था, सब गांव वालों ने अपने अपने घरों में नल लगवा लिया, और क्या। और यह सुनकर कबीर थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब है कि सर्वनाशिनी का क्या हुआ? फिर वो आदमी दोबारा कहता है, अच्छा, सर्वनाशिनी का? अरे वो अब भी इस जंगल में भटकती रहती है, और जो भी इस जंगल के पास आता है, खास करके कोई नया व्यक्ति जो इस गांव में पहली बार आया हो, वो उसके पीछे पड़ जाती है और उसके जरिए दोबारा से गांव के अंदर आने की कोशिश करती है, और इसलिए उसने तुम चारों को अपना अपना शिकार बनाने की सोची, मगर तुम चारों बच गए। फिर राज कहता है, तभी तो मैं सोचूं कि उस कुएं के पानी का टेस्ट इतना गंदा क्यों है। अच्छा हुआ कबीर तूने वो पानी नहीं पिया। राज की यह बात सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने उस कुएं का पानी पी लिया? यह सुनकर सब डर जाते हैं और राज कहता है, बस थोड़ा सा ही पिया था, आप इतना क्यों फेल रहे हैं? फिर वो आदमी इस पर भड़कते हुए कहता है, अबे गधे, उस कुएं से पानी पीने का मतलब है कि उस सर्वनाशिनी को वहां से आजाद करवाना। यह सुनकर राज फिर थोड़ा डर जाता है और कहता है, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। फिर वो आदमी आगे बताता है, तुमने उस कुएं का पानी पिया जहां उन पंडित ने सर्वनाशिनी को बांधा था, तो उस कुएं से पानी पीकर तुम उस जंगल से यहां आ गए हो। मतलब कि सर्वनाशिनी भी तुम्हारे जरिए उस जंगल से बाहर निकल गई है, और अब तक तो वो गांव में भी पहुंच चुकी होगी। ये तूने क्या किया? पीटो इसको। ये सब सुनकर सारे लोग मिलकर राज को पीटने लगते हैं। फिर राज कहता है, मुझे माफ कर दो, मगर मुझे इन सब बारे में कुछ नहीं पता था। फिर सब राज को मारना बंद करते हैं। और फिर कबीर कहता है, अब जो होना था हो गया, क्या कर सकते हैं। वैसे हम तो भूल ही गए थे कि हमें अभी ही वापस से अपने शहर जाना पड़ेगा, थोड़ा काम है ना, इसीलिए। तो मिलते हैं आपसे कभी, अगर आप लोग जिंदा बचे तो। चलो दोस्तों, चलते हैं। यह कहकर कबीर वहां से बचकर निकलने की सोचता है, मगर वो गांव वाला आदमी कहता है, ज्यादा होशियारी मेरे साथ मत करो, और शायद तुम्हें नहीं पता कि अब सर्वनाशिनी तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाली, समझे। इस पर कबीर कहता है, हमें क्यों नहीं छोड़ेगी वो, हम थोड़ी इस गांव में रहते हैं। बात रही रोहन की, तो मैं आज ही उसके आधार कार्ड से यहां का एड्रेस हटवाता देता हूं। फिर वो आदमी कहता है, इन सबसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त ने उस कुएं का पानी पी रखा है और सर्वनाशिनी उसी के जरिए आजाद हुई है। एक बात याद रख लो तुम लोग कि अब वो तुम्हारे दोस्त राज के बहुत करीब आ चुकी है, और अगर तुम लोग अपने शहर वापस चले भी जाओ तब भी वह सर्वनाशिनी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी, बल्कि वह तुम्हारे दोस्त के जरिए अब तुम लोगों को भी परेशान करेगी। और अगर तो तुम अपने शहर चले गए तो फिर तो वो धीरे धीरे करके तुम्हारे पूरे शहर के लोगों का जीना हराम कर देगी, जैसे उसने इस गांव का किया था। वह अब तुम चारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। फिर कबीर इस पर कहता है कि
अगर हम अपने दोस्त राज को उलटी करवा दे और उसके मुंह से वह कुएं वाला पानी ही निकलवा दे तो क्या इससे हम बच जाएंगे? कबीर की यह बात सुनकर वह गांव वाला आदमी बड़े ही हैरानी से कबीर को घूरने लगता है और यह देखकर कबीर उससे कहता है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? फिर वह आदमी कबीर से कहता है, मुझे ऐसा लगता था कि अपने सारे दोस्तों में शायद तुम थोड़े समझदार होगे, मगर तुमने तो बेवकूफ़ी में इनको भी पीछे छोड़ दिया। यह सुनकर कबीर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उससे कहता है कि क्या मतलब? फिर वो आदमी थोड़ा तिलमिलाते हुए कबीर से कहता है, अरे बेवकूफ़ों के मुखिया, वह पानी निकालने से क्या होगा जब वह सर्वनाशिनी अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। तुम्हारे दोस्त के पेट में अभी भी उस कुएं का पानी है, मगर अब तक तो वह पानी उसके रग रग में चला गया होगा, तो अब उल्टी करने से क्या फायदा होगा मेरे भाई? फिर गौरव कबीर को छड़ाते हुए कहता है, करवा ली। और फिर कबीर भी गौरव को गुस्सा करते हुए कहता है, चुप कर। और यह कहकर कबीर उस आदमी से कहता है, तो फिर अब आप ही बताओ कि क्या किया जाए? हम लोग अब उस सर्वनाशनी की आत्मा से कैसे छुटकारा पाएंगे? कबीर की इस बात पर वह आदमी कहता है कि देखो, तुम लोगों को सबसे पहले यहाँ के सरपंच से मिलना पड़ेगा और अपने किए हुए कांडों के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ऐसा कहकर वह उन चारों को गांव के सरपंच के पास लेकर जाता है और उनको सारी बात बताता है। और सरपंच जी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और एक ही बारी में उन चारों को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये तुम पागलों ने क्या किया? और रोहन, तुम तो इस गांव के ही हो ना, फिर भी तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता? इस पर रोहन कहता है कि सरपंच जी, मैं तो खुद इस गांव में पहली बार आया हूं। मेरे माता पिता काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनको कभी मौका ही नहीं मिला मुझे इस गांव ले जाने का। मगर मुझे मेरे दादाजी से मिलना था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब तो शहर मुझसे मिलने के लिए आए थे, मगर मैं कभी उनसे मिलने उनके गांव नहीं आ पाया और मुझे मेरे दादाजी की बहुत याद आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे लेकर नहीं जाएगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ खुद आ जाऊंगा अपनी दादाजी से मिलने के लिए। ये सुनकर सरपंच जी कहते हैं कि तुम चारों की तो अभी कोई उम्र भी नहीं हुई है, अब क्या होगा तुम चारों का? फिर वही गांव का आदमी सरपंच से कहता है कि हम इनको बचा नहीं सकते क्या सरपंच जी? मगर इस पर सरपंच जी कहते हैं कि तुझे इन लोगों की पड़ी है, अरे हमारी सोच, हमारे गांव की सोच, हम लोग कैसे बचेंगे अब उस सर्वनाशिनी के आतंक से? अरे कितनी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाया था, मगर इन बेवकूफ़ों की वजह से अब हमें वही दिन वापस देखने पड़ेंगे। और जिस पंडित ने हमें पहले उस सर्वनाशनी से बचाया था वह भी अब नहीं रहे। अरे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इन चारों ने हमारे गांव में कदम रखा था, अब हमें कौन बचाएगा उससे? अब तो वो सर्वनाशनी पूरे गांव का सत्यानाश करके मानेगी। सरपंच जी यह कहकर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और वह गांव वाला आदमी और बाकी के लोग उन्हें संभालते हैं और उनको पानी पिलाते हैं, क्योंकि यह सब सुनकर सरपंच जी की डर की वजह से बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। और उनका यह हाल देखकर गौरव कहता है कि यह कैसा सरपंच है, सबसे ज्यादा तो यही डर रहा है। इतना बुरा तो हाल तो हमारा भी नहीं हुआ था, जितना तो इसका सुनने से ही हो गया है। फिर राज गौरव को कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा करता है। फिर वही गांव वाला आदमी कहता है कि मगर हमें इससे बचने का कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना। फिर सरपंच जी के साथ का आदमी कहता है, देखो अब हमें तो इससे बचने का कोई उपाय तो नहीं पता है, मगर कल शाम को जागर लगने वाली है, तो क्यों ना इनको हम वहीं ले चले। अब तो हमारे देवी देवताएं ही इसका हल निकालेंगे। इस पर कबीर कहता है, जागर, यह जागर क्या होता है? इस पर वह आदमी बताता है, जागर यह होता है कि इस दौरान देवी देवताओं के अंश आते हैं, मगर यह अंश लोगों पर आते हैं, तो क्या मालूम यह जागर ही तुम्हें बचा ले। फिर कबीर इस पर कहता है, क्या यह हमें सच में बचा लेगा? फिर वह आदमी कहता है, अब कोशिश करके देख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। देखो
कल तक के लिए तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और जितना हो सके उतना भगवान का ध्यान करते रहना। और यह बताओ कि रुके कहाँ हो तुम लोग? फिर रोहन कहता है, यह सब मेरे दादाजी के घर रुकेंगे, हम उन्हीं से मिलने आए थे। रोहन की यह बात सुनकर वह सरपंच गुस्से से कहता है कि अगर अपने दादाजी से मिलने के लिए आए थे तो उनके पास क्यों नहीं गए पहले? उस जंगल में क्या तुम सब मरने के लिए गए थे? सरपंच जी की यह बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग सरपंच जी को शांत करवाते हैं और फिर वह गांव वाला आदमी जो उनको जंगल में मिला था उनको रोहन के घर तक छोड़कर आता है, क्योंकि वह चारों ही बुरी तरह से डरे हुए थे और उनको अकेले जाने में डर लग रहा था। फिर रोहन रास्ते में सबसे कहता है कि पता नहीं हम कब दादाजी के पास पहुंचेंगे, वह तो हमारा कब से पलके बिछाए इंतजार कर रहे होंगे। फिर वह सारे जब रोहन के दादाजी के घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि रोहन के दादाजी का घर तो बहुत ही सुंदर है और घर के कुछ लोग बाहर आते हैं और रोहन और उसके दोस्तों का स्वागत करने लगते हैं। और फिर वह जब अंदर जाते हैं रोहन के दादाजी से मिलने के लिए, और जब वह उनसे मिलते हैं तो रोहन को छोड़कर बाकी तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रोहन के दादाजी तो खटिया पकड़ चुके थे। और उनकी ये हालत देखकर राज कहता है कि रोहन, तू तो कह रहा था कि तेरे दादाजी हमारा पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं, मगर यह तो यहाँ खुद ही बिछे हुए हैं। फिर रोहन इस पर अपने दोस्तों को कहता है कि समझो यार, अब उम्र हो गई है उनकी। और फिर रोहन अपने दादाजी के पास आता है और उनके पैर छूता है और अपने दोस्तों का परिचय करवाता है, मगर रोहन के दादाजी की अब इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी कि वह तो कुछ सही से बोल भी नहीं पाते थे। फिर रोहन की चाची वहां आती हैं और कहती हैं, तुम लोगों के उस कांड के बारे में पूरे गांव में बात फैल गई है और सारे गांव वाले तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। तुम्हारे साथ जो आदमी आया था उसने मुझे बताया कि कल तुम लोग जागर में जाने वाले हो। मैं आशा करती हूं कि कल तुम लोग वहां से ठीक होकर आओगे। बस हमारे गांव के ऊपर वो सर्वनाशनी दोबारा से मुसीबत ना लेकर आ जाए। और हाँ, तुम लोग आज रात गलती से भी सोना मत। रोहन की चाची की बात सुनकर राज हैरानी से पूछता है कि क्यों, हमारे सोने से क्या प्रॉब्लम है अब? फिर रोहन की चाची इस पर बताती है, अगर तो तुम लोग आज रात सो गए तो वो सर्वनाशनी तुम लोगों के ऊपर हावी हो जाएगी और तुम खुद से ही खुद को नुकसान पहुंचाने लगोगे। इसलिए तुम्हें आज रात सोना बिल्कुल नहीं है और बस पूरी रात भगवान का ध्यान करते रहना है। फिर कबीर उनसे पूछता है, अगर हम सो गए तो हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, मगर यह कैसे? इस पर रोहन की चाची बताती हैं कि अगर तुम लोग, और खास करके ये तुम्हारा दोस्त जिसने उस कुएं का पानी पिया है, अगर आज रात सो गए तो नींद में यह अजीब हरकतें करेगा, जैसे ही नींद में कोई धारदार हथियार उठाकर खुद को और सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। जब पहले सर्वनाशनी ने गांव के लोगों को परेशान किया था तब भी गांव के लोगों का सोना खाना सब हराम हो गया था, क्योंकि जब भी कोई गांव वाला सोता था तो सुबह चोटिल मिलता था, क्योंकि वह नींद में खुद को मारता था और सामने वाले को भी। इसलिए बता रही हूं कि आज रात तुम चारों में से कोई भी मत सोना, क्योंकि वो तुम चारों से मिल चुकी है, तो क्या मालूम तुम तीनों पर भी इसका असर हो। इसलिए आज राज तुम्हें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात, तुम्हें खुद को कल जागर जाने के लिए सही सलामत रखना है। और ऐसा कहकर रोहन की चाची वहां से चली जाती है और वह चारों उसकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं और पूरी रात न सोने की ठान लेते हैं। मगर रात में एक समय के बाद तो नींद आती ही है, और वैसे भी वह चारों को सफर की थकान भी लगी हुई थी, जिस वजह से वह चारों खुद को संभाल नहीं पाते और ना चाहते हुए भी सो जाते हैं। और फिर उनके सोने के बाद राज अजीब सा व्यवहार करने लग जाता है। वह नींद में खुद से चलने लगता है और वहां कमरे में एक बांस पड़ा था, वह उसे उठा लेता है और उस बांस से अपने तीनों दोस्त जो कि उस समय सो रहे थे उन पर हमला कर देता है, जिससे वह तीनों उठ जाते हैं और राज को रोकने लगते हैं। मगर राज तो जैसे पागलों की तरह उन तीनों को मार रहा होता है। फिर शोर शराबा सुनकर वहां घर के बाकी के लोग आते हैं और राज को सबको ऐसे मारते देख उसे रोकने लगते हैं।
मगर राज उन सब पर भारी पड़ रहा था। फिर रोहन की चाची राज के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डालती है, जिससे वह होश में आता है। और जब वो खुद की और अपने दोस्तों की यह हालत देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है। और फिर रोहन की चाची कहती हैं, तुम चारों को मैंने कहा था ना कि आज रात सोना मत, फिर भी तुम लोग घोड़े बेचकर सोए। फिर कबीर कहता है, क्या करते आंटी, हम चारों सफर की वजह से बुरी तरह से थक चुके थे और हमारी कब आंख लग गई हमें भी पता ही नहीं चला। फिर रोहन की चाची कहती हैं, अरे चाहे जो भी हो तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा आज रात, वरना सोने के चक्कर में हमेशा के लिए सो जाओगे। और तुम तीनों बताओ, तुम तीनों के सपने में भी सर्वनाशनी आई थी क्या? फिर कबीर कहता है, कोई औरत तो नहीं आई थी, मगर हाँ सपना तो डरावना आया था, जैसे कि मैं किसी जगह पर फंस गया हूँ और मुझे वहां सांस लेने में दिक्कत आ रही है और मैं बहुत कोशिश करने बाद भी वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। फिर गौरव कहता है, हाँ यार सेम, मुझे भी ऐसा ही सपना आया था। फिर रोहन कहता है, सेम हियर। यह सुनकर रोहन की चाची कहती हैं, मतलब कि अब वो सर्वनाशनी तुम तीनों पर भी हावी होने की कोशिश कर रही है, मगर जब पानी सिर्फ राज ने पिया था तो वो सर्वनाशनी इनके ऊपर कैसे हावी हो पा रही है? इस पर रोहन कहता है, लगता है ये उसका अपडेटेड वर्जन होगा। फिर इस पर रोहन के चाचा जी कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह उसकी शुरुआत है। वो पहले इन तीनों पर कब्जा करेगी, फिर पूरे गांव पर, जैसा उसने पहले किया था। मैं बता रहा हूं कि ये चारों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें ही अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो ये चारों कल तक बचेंगे ही नहीं और फिर वो सर्वनाशनी हम गांव वालों को परेशान करेगी। फिर इस पर रोहन की बुआ कहती हैं, भाभी हम सब आज रात इनके पास ही रहते हैं और अगर इनमें से कोई भी सोने की कोशिश करेगा तो हम इनको मार मार के उठा देंगे। फिर वह सब ऐसा ही करते हैं और पूरी रात उन चारों के साथ मारपीट चालू रहती है, क्योंकि जब भी उनमें से कोई भी सोने की करता तो उनको मुंह पर पानी मारकर या उसे फिर मारकर उठाया जाता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है और ना सोने की वजह से और मार पिटाई से उन चारों का बुरा हाल हो जाता है। फिर वहां एक और गांव का व्यक्ति आता है और उनके घर पर बताता है कि उन चारों की वजह से सर्वनाशनी अब उनके गांव में आ चुकी है, इसलिए अब पूरा गांव भी तब तक नहीं सो सकता जब तक कि उनको उससे छुटकारा नहीं मिल जाता, क्योंकि फिर वो सर्वनाशनी उनका भी नींद में बुरा हाल कर देगी। ये सब सुनकर उन चारों को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनकी वजह से पूरा गांव सफर कर रहा था और इसी वजह से पूरा गांव उनके ऊपर भड़का हुआ भी होता है। फिर शाम को जब जागर लगती है तो वह चारों वहां जाते हैं। वहां पर बहुत से लोगों के ऊपर देवी देवताएं आ रखे थे और यह देखकर उन चारों को थोड़ा डर तो लग रहा होता है, मगर वह इस आस में थे कि काश उनको यहाँ उस सर्वनाशनी से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। फिर एक बाबा उनके पास आता है और उनके ऊपर एक राख लगाने की कोशिश करता है, मगर वह चारों बहुत अजीब सा व्यवहार करने लग जाते हैं और वह बाबा जो उनके ऊपर वह राख लगाने के लिए आए थे वह उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं। जैसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ आ गया है जो उन चारों को ठीक नहीं होने दे रहा। अब जो भी बाबा उनको वहां ठीक करने के लिए आता है वह चारों उस पर हमला कर देते, मगर खुद को हाथ भी नहीं लगाने देते। फिर अचानक से कोई व्यक्ति बहुत ही चिल्लाते हुए वहां आ रहा होता है और जब वह चारों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह चारों बुरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि जो आदमी इतना भागकर वहां आ रहा होता है वह और कोई नहीं बल्कि रोहन के दादाजी होते हैं। और उनको ऐसे भागता देख रोहन इमोशनल हो जाता है, क्योंकि रोहन के दादाजी तो चल ही नहीं सकते थे और वह तो खटिया पकड़ चुके थे। फिर आखिर वह ऐसे कैसे भाग पा रहे हैं? और फिर रोहन के दादाजी ऐसे ही भागते हुए उन चारों के पास आते हैं और उन चारों से कहते हैं, तू यहाँ वापस कैसे आ गई सर्वनाशनी? अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और यह सब सुनकर वहां मौजूद सारे लोग रोहन के दादाजी के पैरों में गिर जाते हैं और फिर उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। दरअसल उस समय जो रोहन के दादाजी में आवेश हुआ था वह हीरामल देवता का आवेश हुआ था और वह एक बहुत ही शक्तिशाली देवता है।
और फिर राज अजीब सी हरकतें करने लगता है और वो अब खुद को ही मारने लगता है। अब राज अपने आप को एक बहुत बड़े खंभे पर चढ़ा लेता है और उसके अंदर से वो सर्वनाशनी बहुत ही भयानक आवाज से कहती है, अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं इस लड़के को यहाँ से नीचे फेंक दूंगी, इसलिए दूर रहो मुझसे। ये नज़ारा देखकर सारे गांव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं, मगर फिर रोहन के दादाजी, जिनके ऊपर उस वक्त हीरामल देवता का आवाज था, वह भी एक झटके से राज के पास आ जाते हैं और जब सर्वनाशनी राज को नीचे फेंकने वाली होती है तो वह उसे बचा लेते हैं और उसे जबरदस्ती नीचे ले आते हैं और फिर वह वहां पर मौजूद राख राज के सिर पर लगा देते हैं, जिससे राज ठीक हो जाता है। और फिर वह उन तीनों के सर पर भी राख लगा देते हैं, जिससे वह चारों भी ठीक हो जाते हैं। और फिर एक पीली सी रोशनी, जो कि सर्वनाशनी थी, वहां से वापस उसी जंगल में चली जाती है और सब रोहन के दादाजी, जिनके अंदर हीरामल देवता का वास था, उनको धन्यवाद करते हैं और उनके आगे अपना सर झुकाते हैं और फिर वह भी उन सबको आशीर्वाद देते हैं। और यह सब करने के कुछ देर बाद रोहन के दादाजी के अंदर से हीरामल देवता का वास हट जाता है और रोहन के दादाजी वहीं गिर जाते हैं और फिर रोहन, कबीर, राज और गौरव उनको उठाकर घर लेकर जाते हैं और उनको उनकी खटिया पर लेटा देते हैं। और फिर रोहन अपने दादाजी के पैर छूता है और उनको धन्यवाद करता है और बाकी तीनों भी उनके पैर छूते हैं। मगर उस समय रोहन के दादाजी होश में नहीं थे और उसके कुछ समय बाद वह चारों पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और सबका आशीर्वाद लेकर वह वापस से अपने शहर आ जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद उनके स्कूल का गेट खुलता है। ये चारों स्कूल के अंदर आते हैं, मगर उनकी हालत थोड़ी खराब थी। वह लड़खड़ाते हुए स्कूल के अंदर आते हैं, मगर उनके चेहरे पर एक गर्व वाली मुस्कान थी और अब वाकई स्कूल में यह चारों काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो रोहन के दादाजी के गांव में किया, वह बात चारों तरफ फैल जाती है और सब इन चारों की ही बड़ाई कर रहे होते हैं और यह चारों बहुत खुश होते हैं। मगर आज भी वह सब नहीं भूल पाते जो उनके साथ उस गांव में हुआ था। तो साथियों, कहीं पर भी जाओ, हमेशा इन चीजों का ध्यान रखो। अगर आप कोई अनजान जगह पर घूमने जा रहे हो और खास करके गांव जैसी चीज है ना, वहां पर आपको भले ही अच्छा लगता हो कि हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, बढ़िया खेत खलियान है, तो अच्छे से रहेंगे। बिल्कुल आप अच्छे से रहो और वहां एंजॉय करो। लेकिन अगर वहां के बड़े बुजुर्ग कुछ चीज कहते हैं कि यार ऐसी चीज को ऐसे मत करो, या आधी रात को घर से बाहर मत निकालो, या उसी पेड़ के पास मत जाओ, उस कुएं के पास मत जाओ, तो उनकी बात को हमें मानना चाहिए। और उम्मीद करता हूं यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और आपको बता दूं कि जो मेंबर्स वाली स्टोरी है, उसमें एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी मैंने अपलोड की है, जिसमें एक राक्षसी कबीले के बारे में बताया गया है कि कैसे वह हम इंसानों के बीच में ही रहते हैं और उनमें और हमारे बीच में क्या क्या फर्क होता है। बहुत ही तंत्र मंत्र और भयानक साधना के बारे में चर्चा की गई है और उसे छोटे बच्चे तो बिल्कुल ना देखें। जब भी आप देखें तो घर वालों के साथ ना देखें और कानों में ईयरफोन लगाकर देखें। तो उस स्टोरी को देखने के लिए आप मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। रोना अहमदी, नेहा मलिक सोनीपत, पूजा पटेल, फैजीन मालदीव्स, संगीता राय, धर्मजीत शर्मा, सिमरन कौर, देवराज माफिया नेपाल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।